अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल की वीडियो में हम लोगों ने इस्लामपुर कॉलेज के शशमाही पंजुम CC 12 के निसाब को शुरू किया था, जो कि उर्दू तनक़ीद पर मबनी है। उर्दू तनक़ीद के हवाले से पहला टॉपिक कि तनक़ीद क्या है, तनक़ीद की तारीफ़ कीजिए, इस पर मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद है आप सब देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। अब हम लोग आपके निसाब में जो पहले टॉपिक का दूसरा हिस्सा है कि तनक़ीद की अहमियत और अफादियत क्या है, इसे बयान कीजिए। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सकता है कि एक ही सवाल आ जाए कि तनक़ीद का मफ़हूम और उसकी अहमियत और अफादियत बयान कीजिए, या इस तरह आ जाए कि तनक़ीद की तारीफ़ करते हुए उसकी अहमियत और अफादियत बयान कीजिए, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों को अलग अलग कर दे कि तनक़ीद क्या है वजाहत कीजिए, और अगला सवाल ये बना दे दूसरा कि तनक़ीद की अहमियत और अफादियत क्या है बयान कीजिए। तो मुमकिन है अगर तनक़ीद क्या है और उसकी अहमियत और अफादियत बयान कीजिए एक ही सवाल होता है, तो इससे पहली वाली वीडियो और इस वीडियो में जो मवाद आपको दिया जाएगा उसको आप मिला करके लिख देंगे। एकदम आपको कोई परेशानी नहीं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ बीच में आपको हेडलाइन बनाने की ज़रूरत है कि मान लीजिए जब अगर दोनों सवाल आ जाता है तो सबसे पहले आप जब तनक़ीद की तारीफ़ कीजिएगा तो ऊपर में आप लिख देंगे तनक़ीद की तारीफ़, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप इसकी अहमियत और अफादियत करेंगे तो फिर बीच में आप अहमियत और अफादियत कह करके एक अंडरलाइन कर देंगे, और उसके नीचे ये मवाद जो इस वीडियो में पेश की जाएगी उससे आप लिखेंगे। नाज़रीन, तो आइए आज के इस नशस्त का आगाज़ करते हैं जो कि है तनक़ीद की अहमियत और अफादियत पर। तो चूँकि पिछली वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि तनक़ीद की किस कदर अहमियत है। तनक़ीद की अहमियत का अंदाज़ा उसकी तारीफ़ से ही हो जाता है। तनक़ीद के लुग़वी मानी आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि तनक़ीद के लुग़वी मानी परख, छानबीन, नुक्ताचीनी या ऐसी राय जो बुरे भले या सही गलत की तमीज़ कराए के हैं। और इस्तिलाह में तनक़ीद से मुराद ऐसी तहरीर है जो किसी अदबी फ़नपारे यानी किताब की महासिन व माइब की तलाश करने के बाद उसका मकाम व मर्तबा मुतय्यन करे। ये आप जानते हैं। अब यही से आप उसकी अहमियत को निकालेंगे। लिहाजा तनक़ीद की अहमियत व अफादियत का अंदाज़ा आल अहमद सुरूर के इस कौल से भी लगाया जा सकता है कि कौल मुलाहिज़ा कीजिए। आल अहमद सुरूर क्या कहते हैं, इसमें तनक़ीद की अहमियत भी है कि तनक़ीद का काम फ़ैसला है। तनक़ीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनक़ीद वजाहत है, तजज़िया है। तनक़ीद क़द्र ही मुतय्यन नहीं करती, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनक़ीद इंसाफ़ करती है और अदना व आला, झूठ और सच, पस्त व बुलंद के मेयार कायम करती है। तनक़ीद के बग़ैर अदब उस जंगल की मानिंद है जिसमें पैदावार की भरमार तो है लेकिन मौज़ूनियत और क़रीने का पता नहीं। तो इस कौल से भी अंदाज़ा हो सकता है, लगाया जा सकता है कि तनक़ीद की किस कदर अहमियत व अफादियत है। गालिबन तनक़ीद की अहमियत को ही नज़र में रखकर T.S. एलियट ने कहा था कि तनक़ीद हमारी ज़िंदगी में सांस की तरह नागुज़ीर है। जिस तरह हम सांस के बगैर नहीं जी सकते उसी तरह तनक़ीद के बगैर भी नहीं जी सकते। इस तरह रिचर्ड्स ने भी तनक़ीद की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। इस ज़िम्न में वो फरमाते हैं, तनक़ीद निगार अदब के साथ वो सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। इस कौल से भी अंदाज़ा होता है कि तनक़ीद की किस कदर अहमियत है। अगर हमारे समाज में डॉक्टर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि समाज की क्या हालत होगी। उसी तरह से अगर अदब में नक़ाद ना हो, तनक़ीद निगार ना हो तो अदब की क्या हालत होगी, इसका भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लिहाजा महूला वाला इक़्तिबास से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनक़ीद की कितनी अहमियत है। तनक़ीद निगार को बजा तौर पर माली से तशबीह दी जाती है, यानी तनक़ीद निगार को माली कहा जाता है। जिस तरह से माली चमन से घास फूस को निकाल फेंकता है, फूलों और पौधों की निगहदाश्त करता है, देखभाल करता है, ठीक उसी तरह तनक़ीद निगार अदबी फ़नपारों की निगहदाश्त करता है।
اس کے کمیوں خامیوں کو اجاگر کرتا ہے اور اپنی تحریروں سے ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے جو اعلیٰ ادب کی تخلیق کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف قاری کی ذہنی تربیت کرتا ہے تو دوسری طرف فنکار کا رفیق و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قاری جب ادب کو پڑھتا ہے، کوئی کتاب کو پڑھتا ہے، تو وہ پوری طرح سے واقف نہیں ہو پاتا، کتاب سے آشنا نہیں ہو پاتا ہے، تو نقاد جو ہے ہر پہلو سے پردہ اٹھاتا ہے اور قاری جو ہے اچھے سے، قاری یعنی پڑھنے والا، سمجھ پاتا ہے۔ اور جو تخلیق کار ہے، جو شاعر یا ادیب ہے، اس کا وہ کس طرح سے مددگار ہوتا ہے کہ اس کی غلطیوں کو بتا کر کے تاکہ وہ دوبارہ نہ کرے۔ تنقید محض ادبی شہپارے کی قدر شناسی کا ہی نام نہیں ہے، صرف قدر و قیمت متعین کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ تنقید کے ذریعے ہی قاری فن پارے میں موجود مخفی پہلوؤں سے، چھپے ہوئے پہلوؤں سے واقف ہو پاتا ہے، باریک پہلوؤں سے واقف ہو پاتا ہے۔ اس حوالے سے ایڈیسن یوں فرماتے ہیں، ایڈیسن کا قول دیکھیے کہ ان محاسین کو دریافت کرنا جو مخفی ہو اور انہیں دوسروں تک پھیلانا نقاد کا بنیادی فرض ہے۔ غرض کے ادب اور زندگی کے لیے تنقید واقعتاً ناگزیر ہے، لیکن ادبی نقادوں کو غیر جانبداری اور قطعیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے تنقید کی اہمیت و افادیت کو دیکھ لیے ہیں، چند اقوال کو دیکھیں اور اس کی نظر سے، اس کے حوالے سے جو ہے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ تنقید کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تنقید کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے جب آپ تنقید کو پڑھیں گے تو بہت سے جو ادیب یا شاعر ہیں وہ تنقید کے خلاف بھی نظر آئیں گے، تو اس کو آپ کو نظر انداز اس لیے بھی کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو تنقید کے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے قطع نظر جو ہے تنقید کی اپنی اہمیت ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھے ہیں۔ اب اسے آپ اچھے سے سنیں، اچھے سے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں تاکہ امتحان میں جب یہ سوال آئے تو آپ اسے لکھ پائیں۔ اگر آپ کو تنقید کی اہمیت و افادیت سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، میں اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ کو جس ٹاپک میں ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکوں۔ آپ اگر اب تک گروپ جوائن نہیں کیے تو گروپ جوائن کر لیں، جہاں پہ ششماہی پنجم کے نصاب کے حوالے سے مواد جو ہے ساجھا کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسے ضرور سے ضرور جوائن کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔